गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। टूल्स ऑफ द ट्रेड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, टूल्स ऑफ द ट्रेड मतलब क्या होता है? हथियार। बिल्कुल सही कि हमारे हथियार है, वर्बल हथियार। बिजनेस ट्रेड है, बिजनेस होता है, तो हमारे कुछ हथियार है, टूल्स है। अब जैसे हम किसी भी बिजनेस की बात करें तो सबके अपने अपने टूल्स होते हैं। लेट सपोज मैं किसी प्रोफेशन की बात करूं, अगर डॉक्टर की बात करते हैं, अगर उसे हम ऑपरेशन थिएटर में भेजते हैं बिना कैंची के, बिना उसके स्टेथोस्कोप के, सुई धागा के, स्टिचेस के मटेरियल से, तो क्या होगा पेशेंट के साथ? पेशेंट बच नहीं पाएगा ना, बिना हथियार के कुछ भी नहीं है। सेम भी अगर सोल्जर की बात करें, किसी बॉर्डर पे जा रहा है, उसके पास बॉम्ब नहीं है, गन नहीं है, कुछ नहीं है, और डायरेक्ट खड़ा हो गया सीमा पे, तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो सबके पास अपने अपने हथियार होने चाहिए। तो एज अ सेल्स पर्सन हमारे भी टूल्स है, लेकिन वो है वर्बल। तो हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे टूल्स थोड़े से शार्प होने चाहिए। अब टूल्स ऑफ द ट्रेड की शुरुआत करने से पहले छोटी सी स्टोरी बता देता हूं आपको। देखिए, जैसे बचपन की स्टोरी आपने सुनी भी होगी। एक राम और श्याम थे, दोनों भी 8-8 घंटा काम करते थे लकड़ी काटने का। क्या का काम करते थे? लकड़ियां काटते थे। अब लकड़ियां काटते थे, 8-8 घंटा काम करते थे, 10,000 रुपए कमाते थे। कितना कमाते थे? 10,000 रुपए अर्निंग होता था। उसमें से राम क्या सोचता है, अगर मैं 8 घंटा काम करता हूँ तो मुझे 10,000 आ रहा है, क्यों ना मैं 4 घंटा और काम बढ़ा दूं, जिससे मुझे 15,000 आएगा। तो वो क्या करता है, 8 की जगह 12 घंटे काम करने लग जाता है, किस सोच के साथ कि मुझे 15,000 आएगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ में जब वो काम स्टार्ट करता है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, तो जो 8 घंटे में वो जितनी लकड़ियां काटता था उससे थोड़ा कम ही उसका लकड़ियां काटना होता है। ना ही वो ढंग से 10,000 कमाता है, उससे भी कम अर्निंग आती है। और शाम बराबर 10 की 10,000। ऐसा क्यों होता होगा? थक नहीं आता होगा। अब राम क्या करता है ना, 8 घंटा काम करता था और शाम ने 12 घंटे काम किया, तो 12 घंटे काम करने के बाद वो थक जाता था, उसको समय नहीं मिलता था उसके टूल्स शार्प करने के लिए। वही राम क्या करता था, 8 घंटे काम करने के बाद उसकी कुल्हाड़ी को शार्प करता था 4 घंटे, ताकि लकड़े जल्दी जल्दी कटे। सेम भी हमारे प्रोफेशन में हमारे टूल्स शार्प हो जाए, हमें लगता है हमें सब कुछ आ गया है, हमारा प्रेजेंटेशन लेंदी होते जाता है, सिंपल होते जाता है। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टूल्स है जो हमें यूज करने होते हैं। अगर टूल्स का हम प्रॉपर यूज करें तो प्रेजेंटेशन काफी इफेक्टिव बन सकता है। ठीक है, अगर पहले टूल्स की बात करें तो वो है हमारा ट्रायल टूल्स। क्या है? ट्रायल टूल्स। ट्रायल टूल्स मतलब it is just a simple question asked to the client to check whether he is listening to you or not. जो हमारा प्रेजेंटेशन बना है वो है 60 मिनट का। कितने मिनट का? 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है। अब 1 घंटे के अंदर हम क्लाइंट को प्रोडक्ट बताते हैं, सर्विस बताते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस बताते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। अब 1 घंटे में क्लाइंट अगर चुपचाप बैठा रहा, वो हमारी बातें समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये चेक करने के लिए हमारा ये सिंपल वर्बल थर्मामीटर होता है। तो उसको बीच बीच में हम ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके आंसर उसको पता। लेट सपोज हम अगर प्लान बता रहे हैं तो उसको हम प्लान बताने का फिर से पूछ सकते हैं कि मिस्टर शर्मा, जो आपको मैंने प्लानिंग बताई वो कितने साल की थी? रिप्लाई आएगा। कितने साल सेविंग करनी पड़ेगी? रिप्लाई आएगा। मिनिमम प्रीमियम कितना है? इसका मैच्योरिटी एज क्या होता है? जो जो सिंपल क्वेश्चन है जिसको हमने उसको पहले बता दिया, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछना। अब ट्रायल पोस्ट में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड मतलब हाँ या ना में जवाब आएगा। जैसे हम पूछेंगे प्रेजेंटेशन कैसे लगा, हाँ बोलेंगे। सर्विसेज कैसे बोले, लगी तो बोलेंगे हाँ बोलेंगे। बट अगर 1 घंटे तक क्लाइंट सिर्फ हाँ मुंडी हिला रहा है हाँ ना में, तो शायद उसका ध्यान नहीं है। तो हमें उसको चेक करने के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे ताकि उसका डिटेल में आंसर आए। उसे बोलते हैं ओपन एंडेड। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो जैसे हम अगर नॉर्मल क्वेश्चन में आपको पूछता हूं, अगर क्या आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, तो आपका रिप्लाई है हाँ या ना। लेकिन यही सवाल मैं आपको पूछूं कि आपने ब्रेकफास्ट में सुबह क्या खाया, तो डिटेल आएगा जो भी आपने चीज खाई होगी। तो ये ट्रायल कोर्स पूरे प्रेजेंटेशन में लेना बहुत जरूरी है ताकि क्लाइंट का ध्यान हमारे तरफ बना रहे। अगर क्लाइंट हमें अच्छी तरह से सुनता है तो प्रोडक्ट तो वैसा ही है और सर्विसेज ऐसी है कि क्लाइंट को पसंद आनी है। सही है, तो मैक्सिमम ट्रायल कोर्स यूज करना है विद इन 60 मिनट ऑफ प्रेजेंटेशन। समझ गए? दूसरे टूल्स की बात करें तो वो है टीपीएस। काफी इफेक्टिव टूल है। क्या है? थर्ड पार्टी स्टोरी। अब जब हम लाइफ इंश्योरेंस सेल करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस सेल करने के बाद हमें जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें हमें समझ जाता है कि इसको जैसे ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, या फिर अपने बड़े मम्मी से, बड़े पापा से पूछेगा, या फिर फैमिली में किसी से पूछेगा, अपने सीए से पूछेगा, पैसे की कमी हो सकती है, जो भी ऑब्जेक्शन हमें लगता है। तो इट इज यूज्ड टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस ऑफ द क्लाइंट। जो भी क्लाइंट को ऑब्जेक्शन आने वाला है वो ऑब्जेक्शन को पहले ही वेरीफाई करके हमें वो ऑब्जेक्शन की वॉल को गिरा देना थ्रू टीपीएस।
मतलब वो चीज होने से पहले उसका हम ऑब्जेक्शन क्लियर कर देंगे तो लास्ट में बोलेगा नहीं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। अब ऑब्जेक्शंस की भी थोड़ी इंग्रेडिएंट्स है, मतलब उसमें आता है नेम, प्लेस, टाइम, रीजन और ट्रायल कुछ बताया मैंने। ठीक है, मतलब जो भी हम टीपीएस बता रहे हैं एक लाइव स्टोरी लगनी चाहिए, सच लगने वाली। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा हुआ ही होगा, कोई स्टोरी हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, एज के साथ, उसके प्रोफेशन के साथ, उसके अर्निंग स्टाइल के साथ। लेट सपोज एक क्लाइंट है 40-50 साल का, और उसे हमने प्रोडक्ट बता दिया, लेकिन हमें लग रहा है कि वो बच्चे से डिसीजन मांग सकता है कि मैं अपने बच्चे से पूछूंगा या फिर मैं बाद में सोचूंगा, जो भी, तो हम एक टीपीएस मार सकते हैं। तो उसमें नेम भी आना चाहिए, प्लेस, टाइम, रीजन, ट्रायल कुछ भी आना चाहिए। तो जैसे अगर मिस्टर मिसेस शर्मा फैमिली बैठी है, तो मिस्टर मिसेस शर्मा बिल्कुल 1 साल पुरानी बात है, एक फैमिली से मिला था मैं, उनका नाम था मिस्टर मिसेस राउत फैमिली, रविनगर में उनका रहना था। 2021 की बात है, आ गया नेम, प्लेस, टाइम। अब रीजन में छोटी सी स्टोरी डाल दें। अंकल आंटी थे, अंकल आंटी का छोटा सा साउथ इंडियन का होटल का रेस्टोरेंट था, और बेटा उनका 30 इयर्स का था। बेटे को प्राइवेट जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसका कहना था मैं जो भी करूं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, मेरा खुद का कुछ होटल वगैरह होना चाहिए, बड़ा ऐसा छोटा होटल नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं अपने मम्मी पापा को डायरेक्ट बोलता था। और मम्मी पापा का छोटा सा होटल था। मम्मी पापा को लगता था बेटा भी ठीक सुधर नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, लड़के की शादी करा दी ताकि लड़का थोड़ा ठीक हो जाए, जिम्मेदारियां समझे। लड़के की शादी कराने के बाद भी लड़का बोलता था कि मैं बैठूंगा तो अपने बड़े वाले होटल खोलूंगा, ऐसा छोटे होटल में मुझे नहीं बैठना। अगर आपको लगता है मैं कोई अच्छा काम करूं तो एक काम कीजिए, मुझे इतने अमाउंट की जरूरत है, मैं मुंबई जाके अपना होटल ओपन करूंगा। अब उनको अकेला ही बेटा था, उम्र 50 हो गई थी, उन्होंने सोचा कि बेटे को होटल खोलने की इच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, अपना होटल जो था नागपुर में रविनगर एरिया में, उसको थोड़ा सा बेच दिया, अपना घर वगैरह बेच के कुछ उन्होंने 30-40 लाख रुपए जमा किए और बच्चे को दे दिया। बेटा भी खुश हो गया। बेटे को पैसा देने के बाद बोला बेटा कि ठीक है पापा, हम अभी मुंबई जाएंगे, मुंबई शिफ्ट होंगे, वहीं पे होटल करेंगे, होटल डालेंगे, एक छोटा सा होटल डालेंगे। अमाउंट लेने के बाद जिस दिन मुंबई जाने की बात आई, बेटे ने मम्मी पापा और अपनी बीवी को ले जाके रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन जाके उन्होंने क्या किया, टिकट निकाली और मम्मी पापा को बोला कि आप यहाँ बैठे रहिए, ट्रेन थोड़ी सी लेट है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, 3 घंटा, बेटा लेने के लिए आए नहीं। मम्मी पापा डर गए कि मेरा बेटा अभी तक रिटर्न क्यों नहीं आया। तो टिकट काउंटर जो सेक्शन होता है, इंक्वायरी सेक्शन, वहाँ पे पूछने के लिए कि ये टाइम हमारी ट्रेन की, हमारा बेटा इंक्वायरी करने आया था, अभी तक आया नहीं, ट्रेन क्यों नहीं आई। तो टिकट काउंटर वाले ने बताया तो ट्रेन तो ऑन टाइम थी, आपका बेटा शायद आपको छोड़ के चला गया। आप ही बताइए, अगर वक्त रहते हुए अंकल ने कुछ थोड़ा सा खुद के लिए सेविंग की होती, वो अंकल आज इस एज में एक वृद्धाश्रम में काम करके खुद के लिए 2 वक्त का खाना खाते। अगर वक्त रहते हुए उन्होंने छोटा मोटा सेविंग अपने लिए पर्सनल, अपने वाइफ के लिए करके ये कर दिया होता, तो ये दिन दिखाना पड़ा होता। एक ऐसा छोटा सा हमें लाइव टीपीएस मानना है जिसमें उसको रियलिटी के साथ उसको कनेक्ट कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू उसका टाइम, उसका अर्निंग, लाइफस्टाइल सारा देख के उसको कनेक्ट करना। तो टीपीएस काफी इफेक्टिव टूल्स है। हम लाइव टीपीएस देंगे, लाइव टीपीएस तो काफी दे सकते हो। अभी कोरोना का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस आया था, कोविड में कितने लोगों की जानें चली गई, उनकी फैमिली के क्या क्या हुआ, सबके आंखों के सामने। तो ये लाइव टीपीएस आप बना सकते हो, क्लाइंट से रिलेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस बताने के। ठीक है, उसके बाद थर्ड टूल्स ऑफ द ट्रेड की बात करूं तो वो है एफबीएस। क्या है, मतलब होता है फैक्ट बेनिफिट सेलिंग। अब इसमें फैक्ट बेनिफिट सेलिंग में क्या करना होता है, हमें जो भी क्लाइंट से हम जब फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, सर्वे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें हम पूछ लेते हैं कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है क्या, मेडिकल इंश्योरेंस है क्या, कोई नंबर ऑफ पॉलिसी कितनी है, सम एश्योर्ड क्या है। हम जब पूरा डिटेल ले लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट के पास कौन कौन से लाइफ इंश्योरेंस है, कौन कौन से कंपनी के। सही है, जब अगर हमें पता चल गया कि क्लाइंट के पास एंडोमेंट प्लान से, ये प्लान से, वो प्लान से, तो वो प्लान से अपने प्लान के साथ उसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है कि जो हम प्लान बता रहे हैं, जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग बता रहे हैं, वो आपने लिए हुए प्लान से थोड़ी अलग है। अब हमें हमारा प्रोडक्ट बेस बताने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सही है, तो वो प्लान आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए इसके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स में आता है द फैक्ट इज, फैक्ट में कंपनी नाम आता है। द बेनिफिट इज, उसमें फायदा क्या रहेगा वो बताना है, द बेनिफिट इज। उसके बाद द रियल बेनिफिट, और उसके बाद ट्रायल टूल्स। ठीक है, तो फैक्ट में बता सकते हैं कि मिस्टर शर्मा फैक्ट तो ये है, जो मैं प्लान बता रहा हूँ वो है पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ का, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बेनिफिट ये है कि प्लान है पूरे 100 साल का, लेकिन सेविंग करनी है मात्र 12 साल, और 100 साल तक कवर भी करेंगे आपकी लाइफ को।
रियल बेनिफिट ये है कि आपको 5-10 साल वेट नहीं करना मनी बैक के लिए, पहले साल से मनी बैक आ रहा है इसमें। जब तक आप रहेंगे तब तक आप मनी बैक लेंगे, जिस दिन भी मिस हैपनिंग होगी बड़ा कवर आपके वाइफ को मिलेगा, उसके बाद भी बचे हुए 100 साल तक जो मनी बैक मिल रहा था वो आपके वाइफ को मिलेगा, मतलब नॉमिनी को मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट मिलने के बाद, क्लेम का अमाउंट मिलने के बाद। ओके तीनों बहनों, आप भी बताइए मिस्टर शर्मा जी, आप किस तरह का प्लान पसंद करेंगे, जो प्लान 10 साल का हो, 20 साल का और 20 साल प्लान पैसा भरे और मिलने वाला पैसा एक बार मिलके खत्म हो जाए, या फिर ऐसा कोई प्लान जो लाइफ टाइम चले? तो हमें हमारा प्रोडक्ट से उसके जो उसने प्रोडक्ट लिया है उससे डिफरेंशिएट करना है, तो उसे कहते हैं फैक्ट बेनिफिट सेविंग। सही है। इसके बाद 3 टूल समझ गए आपको? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है सबसे पहला वो तो ट्रायल क्लोज है। हमेशा हमें क्लाइंट के साथ ट्रायल क्लोज देना है पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान, उसका ध्यान बने रहे, इसलिए तो टीपीएस तो एक होना ही चाहिए, एक लाइव टीपीएस होना ही चाहिए जो उसको रिलेट कर दे। ठीक है। 4th पॉइंट की बात करूं तो होता है ग्रैबर। क्या होता है? ग्रैबर। अब ग्रैबर क्या होता है? इट इज हाफ ट्रूथ, इट्स नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सारी जानकारी नहीं देते हम उसे, इट्स जस्ट इट इज अ अगर ग्रैबर की बात करें, इट इज अ सिंपल लाइन टू अट्रैक्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट का अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमें ऐसी कुछ लाइंस बोलनी है ताकि क्लाइंट का ध्यान हमारे प्रेजेंटेशन के लिए रहे। सही है, ग्रैब हो जाए। तो जो भी बताते हैं हम कि आपको इस प्लानिंग के साथ साथ इस लेवल की सर्विसेज मिल रही है जो कोई नहीं दे पाए, जो सर्विसेज को हाईलाइट करेंगे। ये सर्विस आपको बाकी छोटी मोटी प्लानिंग आप किसी भी एजेंट से कराते होंगे, लेकिन इस तरह की सर्विस आपको कोई नहीं दे सकता, ताकि उसको वो अच्छा लगे। सबको अच्छा जैसे उसको लग गया, उसके बाद उसका 5th पॉइंट है टेक अवे। क्या है? टेक अवे। इट यूज्ड टू टेक्स ऑल द थिंग्स अवे फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट से दूर लेके जाना है। जब क्लाइंट को पसंद आ गया, क्लाइंट से को लालच दे दिया, उसके बाद उसको बताना है कि आपके लिए नहीं है, सिलेक्टेड लिमिटेड लोगों के लिए। जिनका सिलेक्शन होता है उन्हीं को हम प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है उसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, या फिर थोड़ी देर बाद दूंगा। समझ गए? उसके बाद उसको वो सारी चीजें लगना चाहिए कि मुझे चाहिए, लेकिन उसके बाद हम उससे छीन लेंगे कि ये सिलेक्शन होगा तो ही मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, लिमिटेड लोगों के लिए। और इसको जो फैमिली करना चाहती है हम ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं, जो मिनिमम प्रीमियम 1 लाख रुपए का भरते हैं, जो हम जनरली बोलते हैं। ये आपके लिए नहीं है, 1 लाख रुपए इज द मिनिमम प्रीमियम। तो क्लाइंट बोलता है इतना तो नहीं होता, इसलिए अगर आपका सिलेक्शन होगा लकीली तो इसके भी डाउन लेवल के थोड़े से प्रीमियम्स होते हैं, मैं आपको बाद में दूंगा उसकी जानकारी। तो क्लाइंट थोड़ा सा रिलैक्स होकर पीछे हट जाए। समझ के? टेक ओवर भी हमें देना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद की 6 नंबर के टूल्स ऑफ द ट्रेड की बात अगर मैं करूं तो वो है एंथुसियाज्म। क्या है? एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब एनर्जेटिक, बी लाइक अ सोडा बॉटल। जैसे सोडा बॉटल को कभी भी आप शेक करेंगे कैसा स्प्रेड होता है, उसी तरह की एनर्जी हम में होनी चाहिए। अगर जैसी एनर्जी हम में वैसी एनर्जी हम क्लाइंट के अंदर अगर डालने में सफल हो गए तो वो डील हो जाता है। क्लाइंट को कनेक्ट करना है, क्लाइंट को लगना चाहिए कि हमारे आगे बैठा हुआ जो पर्सन है, सेल्स पर्सन, वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा नॉलेज रखता है, पूरी तरह की नॉलेज रखता है, तो ही हमसे वो परचेस करेगा। अगर हम ऐसा डल होकर प्रेजेंटेशन देंगे तो क्लाइंट को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो प्रेजेंटेशन देते वक्त ऑलवेज भी मोटिवेटेड रहना, एनर्जेटिक रहना, ताकि क्लाइंट इन्फ्लुएंस हो जाए हमारे से। हमारा प्रोडक्ट तो सही है ही, लेकिन हमारी बातों से भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। समझ गए? ठीक है। इसके 7 नंबर की बात करते तो फैमिली। फैमिली भी बहुत अच्छा टूल्स है। अब अपने फैमिली को सभी लोग प्यार करते हैं, तो हमें प्रेजेंटेशन में अपने जैसे हस्बैंड जो अर्निंग पर्सन है उसको तो प्रेजेंटेशन देना ही, लेकिन हम इन्वॉल्व करना है बच्चे और वाइफ को। ट्राई टू इन्वॉल्व फैमिली लाइक वाइफ एंड चिल्ड्रन। बच्चे और वाइफ को दोनों को इन्वॉल्व करना है, ताकि लास्ट में वो खुद बोले कि काफी अच्छी सर्विसेज मिल रही है, इतना अच्छा लाइफ कवर है, 100 इयर्स की प्लानिंग है, जो भी है तो परिवार के लिए तो होना ही चाहिए। मतलब लास्ट में वाइफ और बच्चे खुद सपोर्ट करना चाहिए कि छोटा मोटा तो भी करा दो, हाथ से मौका ना जाए। क्योंकि हम लिमिटेड समय का ऑफर बताते हैं क्लाइंट को कि इतने लोगों के लिए लिमिटेड है करके, तो क्लाइंट को वो लगना चाहिए। ठीक है। इसलिए हम प्रेजेंटेशन जब भी देते हैं किसको देते हैं? अकेले हस्बैंड को नहीं देते, हस्बैंड वाइफ दोनों होना चाहिए। बच्चे आते तो वेल एंड गुड है, लेकिन वाइफ तो चाहिए ही चाहिए। और वाइफ को हमने वेटेज 60 का दिया है ताकि वो ज्यादा सोल्व कर, हम उसको ज्यादा सोल्व करेंगे ताकि वो बाद में सपोर्ट करे हस्बैंड को। समझ गए? उसके बाद अगर 8 नंबर का पॉइंट अगर बात करें, कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल मतलब अब ये कंट्रोल होना चाहिए हमारा क्लाइंट के ऊपर।
It is most important thing for getting a sale. Remember, this is your office and you are. हम क्या करते हैं वेन्यू में क्लाइंट को हमारे ऑफिस बुलाते हैं, सही है। तो कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? रिसेप्शन से। जैसे आप मीट एंड मीट करते हो, क्लाइंट को बोलते हो कि मिस्टर मिसेस शर्मा, अपना इंट्रोडक्शन देते हो, मेरा नाम XYZ है और आज का आपका प्रेजेंटेशन मेरे साथ है। अंदर आने से पहले अपना मोबाइल फोन, तो क्लाइंट पहले ही अपना मोबाइल साइलेंट कर देता है। जैसे क्लाइंट ने मोबाइल साइलेंट किया मतलब हमारे कंट्रोल में। उसके बाद आप लीड करते हो उसको, आप आगे चलते हो, आपके पीछे आता है, उसको आप सीटिंग अरेंजमेंट करा दो, आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, सही। उसके बाद आपको बताते हैं कि जो भी जानकारी दे रही हूँ मैं पूरे 1 घंटे तक आपको जानकारी दूंगी, बीच में कुछ नहीं समझता है तो अपने मैडम से बात करूंगी, सही। लेकिन आपको पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तो आपको कंट्रोल कंटिन्यूअसली क्लाइंट के ऊपर बना होना चाहिए। जैसा आप बोल रहे हैं क्लाइंट वैसा सुनने को रेडी हो गया मतलब वो आपके कंट्रोल में, स्टार्टिंग में, फिर पूरे प्रेजेंटेशन में रहेगा। अगर कंट्रोल के बाहर जा रहा है क्लाइंट तो कितना भी हम उसको सुना दे उसका ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए बीच बीच में ट्रायल क्लोज टीपीएस देना जरूरी है ताकि कंट्रोल बना रहे। ठीक है, समझ गए। 9th नंबर का पॉइंट है थिंकिंग ऑन अ फीट। क्या है? थिंकिंग ऑन अ फीट। अभी इतने सारे हमने टूल्स ऑफ द ट्रेड सीख लिए। अभी आप पे डिपेंड करता है कि ट्रायल क्लोज कब देना है, ग्रैबर कब देना है, टीपीएस कब देना है, समझ गए, कंट्रोल कब लेना है। ये डिपेंड करता है आप पे कि कौन सा टूल्स कब यूज करना है। यूज मैक्सिमम ब्रेन एंड स्किल, इसी कहते हैं थिंकिंग ऑन फीट। आपको सोचना है कि क्लाइंट को किस हथियार की जरूरत है भी, सही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला टूल्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आता है सिजलिंग। क्या आता है? कौन सा नंबर का पॉइंट था? 10th। सिजलिंग। सिजलिंग मतलब क्लाइंट के अंदर डिजायर क्रिएट, अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है कि ये कब के लिए है, आज के लिए, फिर आप जो भी ऑफर देते हैं तो डिजायर आना चाहिए। इट इज अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की जो भी नीड होती है उसको पकड़ के उस पर थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन करना है। क्लाइंट को जो बातें पसंद आती है उसमें थोड़ा सा इलैबोरेट करना है, समझ गए। और उसके साथ क्या करना है आपको? अर्जेंसी क्रिएट करनी है। सिजलिंग जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही क्लाइंट में डिजायर आते जाएगा, समझ गए। 11th नंबर का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? बॉडी लैंग्वेज। अब ये भी बहुत जरूरी है बॉडी लैंग्वेज। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ बैठते हैं, हमारे आई कांटेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के साथ होनी चाहिए। हमारे गेस्चर, पोस्चर, स्माइल, है ना, ये सारी चीजों को हमें मेंटेन करना है विद एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ। ताकि क्योंकि क्या कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज में, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आपके एक्शन उसी लेवल के होने चाहिए। जब टीपीएस की बात चल रही है, किसी को बता रहे आप कि किसी को कुछ हो गया, उसके बाद उसको पहले तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन भी थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन कब हाई चाहिए, कब अप चाहिए, कब मिड चाहिए, गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सारा डिपेंड करता है किस पे? बॉडी लैंग्वेज। मतलब बॉडी लैंग्वेज आपको परफेक्ट होना चाहिए, तब क्लाइंट को लगेगा कि आगे वाले जो पर्सनालिटी बैठी है वो काफी इफेक्टिव है, जो उसको इन्फ्लुएंस कर पा है, समझ रहे। उसके बाद 12th नंबर का पॉइंट है यू। ये तो मैं कल ही कवर किया था। यू मतलब आप खुद। जब आप किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको मानना है कि यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं खुद बेस्ट हूँ। और मैं जो प्रेजेंटेशन देता हूँ इस लेवल का देता हूँ कि क्लाइंट एक तो समझ के बोलता है कि काफी अच्छा लगा, बस थोड़ा टाइम चाहिए, या फिर पैसे तो देके ही जाते हैं। यू फैक्टर होना चाहिए, यू फैक्टर होना चाहिए। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इफ दे लाइक यू, दे मतलब क्लाइंट, दे विल सीट विद यू। क्लाइंट को अगर आप पसंद आ गए, आपने अच्छा वार्म अप कर लिया तो आपके साथ बैठेंगे। फिर कोई क्लाइंट बोलेगा मैं 10 मिनट बैठता हूँ, अगर आपने अच्छा वार्म कर लिया तो आपके साथ 1 घंटे बैठ जाएंगे। इफ दे सीट विद यू, दे विल ट्रस्ट ऑन यू। अगर वो आपके साथ बैठा तो फॉर्मेलिटी वैसा है कि उस पर भरोसा हो जाता है। और इफ दे ट्रस्ट विद यू, ट्रस्ट ऑन यू, दे विल डेफिनेटली बाय फ्रॉम यू। उनको भरोसा हो गया तो खरीदेंगे। तो यू फैक्टर आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का पॉइंट है ACO। इसको बोलते हैं एग्री, कंफर्म एंड ओवरकम। अब जब काफी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते क्या बोलता है? हाँ भैया काफी सुना है मैंने यहाँ पे पैसा लगाया था, मेरा तो वहाँ पे मैत्री संजीवनी में पैसा डूब गया, मेरे दोस्त का पैसा था वहाँ पे डूब गया, ये क्या बता रहे, ये क्यों नहीं डूबेगा। अब क्लाइंट का नॉलेज के हिसाब से क्लाइंट बात करता है, सही है। अब हम क्या बोलते हैं? नहीं ये तो अलग चीज है, इसमें नहीं डूबेगा आपका। हमें उसके बाद को डिनाई नहीं करना, हमें क्या करना है उसके बाद तो क्या करना। बिल्कुल सही कहा आपने।
वहां पे हमारे पड़ोसी भी, उन्होंने भी पैसा लगाया था, रिलेट करना है उसकी बात को, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी बिल्कुल एग्री करना है, कंफर्म करना है और बोलना है बिल्कुल ये वो पैसा कैसा निकल सकता है और उनकी कहाँ गलती है, इसकी जानकारी मैं आपके एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, बस मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। हमें क्या करना है, अपना फॉर्मेट फॉलो करना है, 60 मिनट का जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट करना है। हम अगर बीच में आर्ग्यू करने लग जाए और बीच में किसी क्लाइंट को अपनी बात गलत लग गई तो उठ के चल जाए, तो हमें वहां पे उसका डिनाई नहीं करना है कि ये तो अलग बता दूं, आपने कहा पैसे भरते मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें हमारा फॉर्मेट एसीओ टूल्स यूज करना है, उसके बातों को एग्री करना है, कंफर्म करना है और आगे बढ़ जाना, ओवरकम करना है, फिर लास्ट में उसका ऑब्जेक्शन है वो सॉल्व कर देंगे। समझ गए? ये इफेक्टिव सारे टूल्स ऑफ द ट्रेड अगर हमने अपने प्रेजेंटेशन फॉर्मेट जो बनाया 60 मिनट में यूज करें तो 99% चांस होते हैं क्लाइंट बोलेगा मैं करना ही चाहता, समय के हिसाब से। समझ गए? तो इफेक्टिव आपके टूल्स ऑफ ट्रेड होने चाहिए।